गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल गोदिया। तो मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एज एंड मिथ्स। तो कई बार ये पाया जाता है कि जो पेशेंट्स आते हैं वो एल्डरलीज होते हैं, 60s 70s 80s में। और रिलेटिव्स का मानना होता है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो, चाहे कोई ऑपरेटिव हो, चाहे सर्जरी हो, इनकी तो एज हो गई है। तो एज हो गई है ये कौन डिसाइड करता है? सबसे पहले अगर आज की बात करेंगे, आज साइंटिफिक जितनी भी इवोल्यूशन हुए हैं उससे जो लाइफस्टाइल है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और जो एवरेज एज है, जो हो सकता है 50s 60s में पहले डेथ हो सकती थी कुछ कारणों से, साइंटिफिक कारणों से, वो आज साइंस में जो नई चीज़ें आई है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, इसमें जितनी भी मॉर्टेलिटी थी वो आए हुए साइंस के कारण टल गई है, और जिससे काफ़ी अच्छा जीवन काफ़ी बुढ़ापे में भी जी सकते हैं। तो एज हो गई है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हमने उस एज में जो भी बीमारी है उसका गाइडलाइंस के आधार पे जो भी उपचार है, क्योंकि गाइडलाइंस कब बनती है, उन एज के पेशेंट पे का पहले चीजें स्टडी की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, एक्सपेरिमेंट की जाती है, और उसके बाद ही उसका निष्कर्ष आता है कि उस एज के लिए क्या बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर मेरे पास कोई 74 या 80 ईयर्स ओल्ड आते हैं अटैक के साथ, तो रिलेटिव्स पहले ही हाथ डाल देते हैं इनकी तो एज हो गई है, ये ऑपरेशन सहन नहीं कर पाएंगे। तो रादर दैन आप आपका ओपिनियन रखें। एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपको अटैक ही 80 में आया तो आपका इलाज कब होगा? 80 में ही होगा ना। अगर आपको हार्ट अटैक 90 में आया है तो आपका इलाज कब होगा? 90 में ही होगा ना। और जरूरी नहीं कि जो आपको लगे हमेशा वो सही और बेहतर हो। जैसे कि दवा गोली का जो उपचार होता है हार्ट अटैक का, उसमें खून पतला किया जाता है, और ये जो बूढ़े लोग होते हैं इनमें ब्लीडिंग रिस्क खून पतला के साथ एक यंगर पेशेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। तो इसमें यह पाया गया है कि जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है, बेसिकली सबसे पहले तो इसको ऑपरेशन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कोई चीरा है, ना कोई टाका है, ना कोई बेहोशी है। एक सिंपल से होलसेल प्रोसीजर की जाती है। तो साइंस का आज तक का जितना भी स्टडीज है उसका डाटा ही यही है कि जितने भी बूढ़े हो, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ये बेस्ट है, और इवन दवा गोलियों से भी बेस्ट है। तो जब भी पॉसिबल हो और उस पेशेंट के लिए बेस्ट हो, आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एंजियोप्लास्टी ही सजेस्ट करेंगे। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उम्र आपने वही कराना चाहिए, क्योंकि जब तकलीफ आएगी तभी इलाज होगा। अगर अटैक ही 100 में आया है तो इलाज भी 100 में ही होगा। और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि एज ज्यादा हो गई है, उस एज के लिए जो साइंटिफिकली बेस्ट है वही डिसीजन आपके कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं और आपने वही फॉलो करना होता है। ये हो गया हार्ट अटैक्स के बारे में। कई बार ये होता है कि ये सेम चीज बाकी चीजों के लिए भी अप्लाई करते हैं, जैसे बीपी। तो बीपी काफी कॉमनर चीज है। तो इसमें पहले रिलेटिव डिसाइड करता है कि इनकी उम्र बढ़ गई तो इनका बीपी बढ़ गया, तो इनका बीपी 160 70 80 90 हमेशा रहता है और अच्छा रहता है। तो बेसिकली बीपी का जो डिसीजन है साइंटिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से वो होता है लोअर इज बेटर, यानी जितना कम उतना बेहतर। तो टारगेट क्या होता है बीपी का? बीपी का टारगेट होता है 120/80। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे 60s 70s 80s में, इनका जो टारगेट होना चाहिए वो भी होना चाहिए 120/80 का ही। बट हम क्या सोचते हैं, कॉमन पीपल, कॉमन जनता क्या सोचती है कि इनकी उम्र के साथ बीपी बढ़ा हुआ है और इनका जो बीपी है 170 180 190 ये नॉर्मल बीपी है, इसको कम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइंटिफिक गाइडलाइंस आपके एक्सपर्ट्स पढ़ के आते हैं और वो जो भी चीज करते हैं एज पर साइंटिफिक गाइडलाइंस ही करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर हम इस बीपी को कंट्रोल ना करें, जो भी बीपी के 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है प्री हाइपरटेंसिव, एक होता है स्टेज 1 स्टेज 2 और हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो जो भी बीपी 130-80 से ज्यादा है वो ज्यादा हो गया। जो बीपी 130 टू 140 80 टू 90 वो स्टेज 1 है। मोर देन जो भी 140 90 वो स्टेज 2 है। तो आइडियली जो भी बीपी 150 के ऊपर का है वो बहुत ही प्रायोरिटी पे ट्रीट करना चाहिए, और जो भी बीपी 180 से ऊपर का गया वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है और उसको इमरजेंसी बेसिस पे कंट्रोल करना होता है। बट कई बार हमने ओपीडी में ये पाया गया कि जब बीपी ज्यादा होता है 180 190 200, और अगर आप उनको एडमिशन सजेस्ट करो तो एडमिट नहीं होते और ये कहते हैं कि नहीं जी इनका इतना बीपी तो हमेशा ही रहता है। तो आपको इमरजेंसी एडमिशन इतने बड़े हुए बीपी में क्यों सजेस्ट किया जाता है?
क्योंकि जब बीपी बढ़ता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आपको अचानक से लकवा होने की, अचानक से हार्ट अटैक आने की, अचानक से किडनी बंद पड़ने की जोखिम बढ़ जाती है। ये हो गई अचानक जोखिम। और जब आपका बीपी लंबे टाइम के लिए ज्यादा होता है, तो ये बढ़ा हुआ बीपी आपके आंखों को तकलीफ देता है, आपके नसों में ब्लॉकेजेस लाता है और कई अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस लाता है। तो जो आपके एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करे, आपने वही कराना चाहिए। तो इस कॉम्प्लिकेशन से अगर हमें बच के रहना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बीपी कंट्रोल। तो बीपी ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये असिम्टोमेटिक बीमारी होती है। हो सकता है कई बार आपको सिम्टम्स हो ही ना, इस केस में आप आपके नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके बीपी गिनाए, अगर बढ़ा हुआ है तो उनके गाइडेंस के हिसाब से ट्रीटमेंट ले। बीपी की सबसे सुंदर बात यह है कि ये इससे जितने भी होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है ये प्रिवेंटेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीपी ऑलमोस्ट 15% ऑफ टोटल डेथ्स करता है। अगर आपके गांव में 100 डेथ हुई है, तो उसमें से जो 15 डेथ है वो बीपी के कॉम्प्लिकेशन से हुई है। और ये 15 की डेथ प्रिवेंट की जा सकती है। इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने बीपी को टारगेट करना चाहिए। अभी बीपी को टारगेट किया जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस से और ड्रग्स से। तो कई पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही बीपी कंट्रोल कर लेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से बीपी कंट्रोल हो सकता है 5 से 6 से 10 से। अगर आपका बीपी ही 170 है, तो वो कंट्रोल होकर लाइफस्टाइल से कितना होगा 160, जो कि टारगेट नहीं है। टारगेट है 120/80। तो जो अर्ली बीपी होता है 120 to 130 के बीच का, वो आप लाइफस्टाइल चेंजेस से कर सकते हैं। तो बीपी का जो उपचार है ये दो मुख्य स्तंभों पे आधारित है। एक है लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा ड्रग्स। सिर्फ ड्रग्स से भी नहीं हो सकता और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी नहीं हो सकता, दोनों चीजें करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, हेल्दी हार्ट फॉर हेल्दी लाइफ, आप वो देखें। उसमें आपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बेस्ट चीजें करनी चाहिए कि आपको आने वाले मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स से बचा जा सकता है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है और मोटापा है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि बीपी का मुख्य प्रॉब्लम ये कि ये डायग्नोस नहीं होता क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते। तो आप अगर रेगुलर विजिट्स करते हैं, रेगुलर विजिट्स का क्राइटेरिया क्या है कि आप 40 के बाद में साल में एक बार आपने आपके कार्डियोलॉजिस्ट से जांचें करानी चाहिए। अगर आपके फैमिली में कम उम्र में बीमारियां पाई जाती है, हार्ट अटैक, लकवे, यानी अगर समझो आपके फैमिली में 50s में हार्ट अटैक्स लकवे स्टार्ट हो गए, 60s में हार्ट अटैक्स लकवे स्टार्ट हो गए, तो आपने 30s के बाद में रेगुलर ईयरली कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए, ताकि जो साइलेंट बीमारी है वो बहुत पहले ही पकड़ी जाए। तो बीपी डायग्नोस ही नहीं हो पाती। और सेकंड प्रॉब्लम ये है, अगर डायग्नोस हो गई तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें आप एक्सपर्ट की ना मान के खुद की लगाते हैं। और खुद की ये लगाते हैं कि मुझे बीपी की गोली की आदत लग जाएगी, मुझे डेली नहीं लेना है, मुझे आधी ही गोली लेना है, मुझे एक दिन बाद लेनी है। कुछ दिनों बाद बीपी कंट्रोल दिखता है, आप गोली बंद कर देते हैं। गोली बंद भी कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो भी वो असिम्टोमेटिक बीमारी है। तो आपको डैमेज आज नहीं होने वाला, आपको समझना भी आज नहीं है वो तकलीफ। आपको जब अटैक और लकवा आएगा तब समझ में आएगा कि इसने कॉम्प्लिकेट किया है। तो बेसिकली बीपी और जितने भी साइलेंट बीमारियां हैं, इनका इलाज मेरे मायने में आज के लिए नहीं है, ये आने वाले भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशंस वो बीमारियां करती है उनको बचाने के लिए। उसके बाद में जितना भी ये डाटा है कि बहुत ज्यादा उम्र में बीपी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो सामाजिक धारणा है लोगों की, तो बेसिकली इसके लिए ट्रायल्स हुए हैं, साइंटिफिक ट्रायल्स, जिसमें 2-2, 2.5 लाख लोगों पे जिनका उम्र ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। जैसे ट्रायल्स अगर मैं बोलने जाऊं तो एक स्प्रिंट ट्रायल है सबसे बड़ा, एक स्टेप ट्रायल है, एक ई स्पिरिट ट्रायल है। इसमें इन पेशेंट्स को स्टडी किया गया और इसमें 2 ग्रुप्स रखे गए, एक जिसका बीपी 120/80 तक लाया गया और एक ग्रुप जिसका बीपी 140/90 के अबव रखा गया। तो इनकी सभी की स्टडीज का कंक्लूजन ये है कि जिनका बीपी बहुत बेटर कंट्रोल रखा गया, जैसे हम बोलते हैं लोअर इज बेटर, उन केसेस में ऑलमोस्ट 15% to 40% तक कार्डियोवास्कुलर डेथ को प्रिवेंट किया गया है। और जिनका बीपी ज्यादा रहा उनमें कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा रहे। अभी जैसे इसमें से जो पहला ट्रायल है स्प्रिंट ट्रायल, इसमें क्या किया गया, जैसे 2 लाख लोगों को लिया, स्टडी किया, उनका 2 सालों के लिए 3 सालों के लिए बीपी काफी अच्छा कंट्रोल रखा। उसमें यह पाया गया कि अगर बहुत अच्छा बीपी कंट्रोल रखे तो सभी की उम्र ऑलमोस्ट 3 साल से बढ़ गई, यानी 3 साल के कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो गए। लेकिन उसके बाद उनका कंट्रोल फिर ढीला कर दिया गया, और जब ढीला हुआ तो 8 साल बाद जब स्टडी किए तो उनकी जो रिस्क थी वो दूसरे पेशेंट के जैसे ही थी। तो जब आपका बीपी टोटली कंट्रोल नहीं रखा जाता और ढील दी जाती है तो इसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करे बीपी के लिए, कोई भी साइलेंट बीमारी के लिए, उनका सुने। और उम्र ज्यादा है करके इलाज नहीं होता, उपचार नहीं होता, एग्रेसिव इलाज नहीं होता, ऑपरेशंस नहीं होता, ये डिसीजन आप ना ले। हालांकि आप इन चीजों के बारे में आपके कार्डियोलॉजिस्ट से, आपके डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। धन्यवाद।